अगर आप एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हैं या आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई दूसरे बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको शॉर्ट एनालिसिस सेल्फ का और एग्जाम का दोनों को करना बहुत ही ज़रूरी है। आप सालों से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम पे एग्जाम लिख रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो पा रहे इधर प्रीलिम्स में और मेंस में और इंटरव्यू में, कहीं ना कहीं जाके आप अटक जा रहे हैं। ये ऐसा मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये इसका रीज़न ये होता है कि आप अपना खुद का शॉर्ट एनालिसिस नहीं कर रहे हैं और एग्जाम का शॉर्ट एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। शॉर्ट एनालिसिस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। आपका स्ट्रेंथ क्या है? अगर हम सेल्फ शॉर्ट एनालिसिस की बात करें, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, आपका अपॉर्चुनिटी क्या है और आपका थ्रेट क्या है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्जाम्पल, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के एस्पिरेंट होते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के एस्पिरेंट हैं, चांसेस ज़्यादा रहेगी कि आपके मैथ और रीजनिंग के सेक्शन जो है काफ़ी आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर आप साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो चांसेस ज़्यादा रहेगी कि आपके इंग्लिश सेक्शन आपके स्ट्रॉन्ग होंगे कम्पेयर टू नॉर्थ इंडियंस। ऐसा ही आपके एकेडमिक और कई सारे डायमेंशन के जो होते हैं फैक्टर्स होते हैं, उसके कारण से आपका जो है डिसाइडिंग फैक्टर हो जाते हैं कि आपका कौन सा सेक्शन से स्ट्रॉन्ग रहेगा और कहाँ पे आप स्कोर बना सकते हैं, कहाँ से आपका सिलेक्शन का डिसाइडिंग फैक्टर्स होगा। तो ये जानना आपके लिए काफ़ी क्रूशियल होता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ जो आपके वीकनेस है वही आपका मेन कंपोनेंट होता है, तो फाइनल सिलेक्शन में डिसाइडिंग फैक्टर होता है, उस एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। एग्जाम्पल, आरबीआई की ग्रेड बी की अगर हम बात करें, उसमें आपका मेजर दो, एक जनरल अवेयरनेस और दूसरा आपका राइटिंग स्किल, ये दो मेजर क्रूशियल रोल प्ले करते हैं फाइनल सिलेक्शन। जो कैंडिडेट का ये दोनों वीक है, जनरल अवेयरनेस एंड राइटिंग स्किल, सिलेक्शंस काफ़ी टफ हो जाएगी उनका होना। वैसे ही अगर आप आईबीपीएस और एसबीआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने शॉर्ट एनालिसिस कर लिए, ताकि आपको ये पता लग सके कि हाँ एग्जाम में क्या करने से आपका स्कोर ज़्यादा बढ़ेगा और बेहतर वो आपको वीकनेस तो नहीं आ रही है। ठीक है, अब सेकेंड आता है एग्जाम का शॉर्ट एनालिसिस। अब एग्जाम में देखिए, आपके सिलेक्शन प्रोसेस जो होते हैं एसबीआई पीओ में वो 3 स्टेज में है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। प्रीलिम्स के मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं होते हैं, मेंस के ऐड होते हैं, इंटरव्यू के ऐड होते हैं। इंटरव्यू के वेटेज जो है आपका 15 to 20% ओनली होता है, और ये आपका मेंस के 80 to 85% वेटेज होता है। इसका रोल ये होता है फाइनल सिलेक्शंस में इंटरव्यू का रोल काफ़ी नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि जो टॉपर, आप ये क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि जो टॉपर्स होते हैं एसबीआई पीओ के, अगर आईबीपीएस पीओ के भी देखें तो सिमिलर थे, जो टॉपर्स होते हैं, तो टॉपर्स के जो स्कोर हैं, इंटरव्यू के जो टॉपर्स के स्कोर हैं, जो एवरेज हैं इंटरव्यू में, दोनों के स्कोर में बहुत ज़्यादा गैप नहीं, 2-4 मार्क्स के गैप होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मेजर जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो आपका मेंस का होता है। मेंस का हम बात करते हैं, मेंस आपका तो 250 मार्क्स का होने वाली है एसबीआई पीओ का, जो और हुई भी है। 250 मार्क्स में से 200 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शंस के लिए होते हैं, 50 मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शंस के लिए होता है। अधिकांश एस्पिरेंट जो कॉमन मिस्टेक सारे लोग करते हैं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को वो इग्नोर करते हैं। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को वो इग्नोर करते हैं। जब आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाती है, मेंस की तैयारी करने के लिए आपको मैक्सिमम 3 वीक्स मिलती है, उसी बीच में वो यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ से हंट करने की कोशिश करते हैं, कुछ मेमोराइज करते हैं, कुछ मॉडल आंसर मेमोराइज कर लिए और वो सोचते हैं कि इस तरह से हम लिख के आ जाएंगे। यहीं पे ये होता है कि आपका मेजर गेम चेंज होता है। समझिए इसके पैटर्न को। डिस्क्रिप्टिव टोटल जो कंपोनेंट है 250 मार्क्स, तो फाइनल जो कट ऑफ आई है, फाइनल कट ऑफ अगर लास्ट ईयर की हम देखें तो फाइनल कट ऑफ जो मेंस का है वो आपका आउट ऑफ 250 ओनली 88 पॉइंट समथिंग है आपका जनरल कैटेगरी के लिए, एंड एसटी के लिए अराउंड 67 है। मतलब कि इसके बीच का ही सारे कैटेगरी वाइज जो है सभी आ जाते हैं। अब सोचिए आपका 250 में से 50 मार्क्स आपको जो ये है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, उसमें जो अच्छे से प्रिपेयर करते हैं ईजिली स्कोर कर लेते हैं आपको 40 प्लस स्कोर, आउट ऑफ 50 40 प्लस, दैट इज 80% इन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। कैसे, हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें यहाँ पे बताएंगे। अब यहाँ पे आपने अगर 40 प्लस स्कोर कर लिया, अब बाकी के जो 4 सेक्शंस होते हैं मेंस में एसबीआई पीओ के, वो 4 सेक्शंस में आपने अगर जो कट ऑफ क्लियर करके थोड़ा सा भी मार्क्स आपने लिया है एवरेज, आपको फाइनल सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, आपके जो है ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ आते हैं कहीं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पे। क्यों डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश स्कोरिंग है, ऑब्जेक्टिव सेक्शंस में थोड़ी सी ये दिक्कतें आती है। ऑब्जेक्टिव सेक्शन होता है आपका क्लोज इंडेड, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होता है आपका ओपन इंडेड। इसका मतलब ये, क्लोज इंडेड मतलब अगर आपको क्वेश्चन जो पूछा गया है आपको आंसर पता है, तब तो आप उसका आंसर देके आप स्कोर कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे करेंट अफेयर्स हो गया, आपका मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया, या फिर अदर सेक्शन कंप्यूटर्स का हो गया।
लेकिन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपके जो नॉलेज एग्जिस्टिंग नॉलेज आपके पास है, बचपन से आप सीखते आ रहे हैं और इतने सालों से रिपीट कर रहे हैं, बहुत तरह की चीज़ें आपने प्रीलिम्स में किए हैं, मेंस के लिए भी, अदर सेक्शंस के लिए कर रहे हैं, तो जो आपका नॉलेज बेस है उसके बेस पे आप डेफिनेटली आप आंसर लिख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मतलब जो क्वेश्चन दिया गया है, जरूरी नहीं कि आपको उस टॉपिक के बारे में एक्सट्रीमली आपको नॉलेज हो, अगर आपका जेनरलिस्टिक लेवल का भी नॉलेज है, राइटिंग स्किल और ड्राफ्टिंग स्किल, ओनली ये मैटर करता है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में। अगर वो आपका स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेटली आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। अब यहाँ पे आते हैं इसमें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में स्कोर ज़्यादा करने के जो मेजर 4 फैक्टर्स होते हैं। पहला है, एक तो अभी जो हमने बताया आपको कि ये होता है आपका प्रिडिक्टेबल बाय नेचर होता है। आपके एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में बस SPPO में सिर्फ एसे और लेटर यही 2 चीज़ें पूछने वाले, तीसरा कुछ भी नहीं आने वाला। फर्स्ट ये तो क्लियर हो गया। सेकेंड होता है आपका कि इसमें आपको ऑप्शंस ज़्यादा मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव सेक्शन में आपको हर क्वेश्चन के लिए ऐसा नहीं रहता कि आपको जो है 2 क्वेश्चन दिया है, 2 में से एक ही अटेम्प्ट करना है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में ऐसा है। आपको ऐसे जो है प्रीवियसली वो 3 ऐसे का टॉपिक पूछे आ रहे थे, बीच में उन्होंने जो है 2 टॉपिक पूछा, जैसे कि लास्ट टाइम में उन्होंने सिर्फ 2 टॉपिक्स पूछा ऐसे के लिए, तो मिनिमम वो 2 मैक्स, नहीं तो फिर 3 वो पूछते हैं। तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप दोनों में से कोई भी अगर एक पता है तो आप उसे लिख सकते हैं। और लेटर के साथ भी वैसा ही है, पहले वो 3 टॉपिक पूछते, 2020 में उन्होंने 1-2 बार उन्होंने 2 टॉपिक पूछे हैं, तो आप मिनिमम 2 टॉपिक तो आपको वो पूछते हैं। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा, ये जो आपका होता है नॉलेज बेस्ड पेपर नहीं है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश नॉलेज बेस्ड पेपर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट ये प्रिज्यूम करते हैं कि ये नॉलेज बेस्ड पेपर है और नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन की तरह। ऐसा नहीं है, ये नॉलेज बेस्ड नहीं है, बल्कि ये स्किल बेस्ड पेपर है, दैट इज राइटिंग स्किल एंड ड्राफ्टिंग स्किल। अगर आपका ड्राफ्टिंग स्किल और राइटिंग स्किल अच्छा है, नोबडी कैन स्टॉप यू टू गेट हाईएस्ट स्कोर इन द डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। राइटिंग स्किल एंड ड्राफ्टिंग स्किल ओनली दो आपका कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है इसमें। अब नेक्स्ट इसका हम आते हैं कि ये ओपन एंडेड होता है पेपर, मतलब जो टॉपिक पूछा गया है वो टॉपिक में आपके पास अगर अच्छा इन्फो नॉलेज नहीं भी है, फिर भी आप बहुत अच्छे से इसको लिख सकते हैं। अब एक बात और भी आप नोटिस कीजिए, प्रीवियस ईयर का हमारे वेबसाइट पे bankquiz.com प्रीवियस ईयर के सारे ऐसे टॉपिक्स दिए गए हैं ISPPO में जो पूछे गए थे प्रीवियसली, लेटेस्ट टॉपिक्स जो प्रीवियसली जो पूछे गए सारे दिए गए हैं, आप गूगल में सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा सर। अब यहाँ पे ये रोल आते हैं कि जो टॉपिक्स हैं वेदर वो टेक्निकल टॉपिक पूछ रहे हैं, स्पेसिफिक पूछ रहे हैं, उसके लिए नॉलेज होना जरूरी है, या फिर जनरलिस्टिक बाय नेचर है। आप एक बार देख लीजिए, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे जनरलिस्टिक बाय नेचर होते हैं कि कोई भी स्पेसिफिक नॉलेज की उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। जो आपने अब तक पढ़ा है, मेंस तक में आपने पढ़ाई किया, उसके बेस पर ही आप उसमें बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। 2 टॉपिक पूछ रहे हैं, 2 में से तो आराम से आप एक तो लिख सकते हैं। सेम चीज़ आपके लेटर के लिए, लेटर भी कोई स्पेसिफिक और टिपिकल नहीं पूछते हैं, उसका जो स्टैंडर्ड पैटर्न होता है, जो लिखने का प्रैक्टिस होता है, मेन प्रैक्टिस है, ये सब जब आप करते हैं तो आपका हो जाता है। मतलब मेन ये 3 फैक्टर जो आपके डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है, जब डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में इतना आसान है स्कोर करना, फिर अधिकांश एस्पिरेंट इसमें स्कोर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? यहाँ पे 4 मेजर गलतियाँ करते हैं एस्पिरेंट्स, 4 मेजर गलतियाँ अधिकांश, दैट इज कॉमन मिस्टेक्स, ऑलमोस्ट एवरी एस्पिरेंट वो रिपीट करते हैं। सबसे पहला तो ये लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करता है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का। जैसा अभी हमने आपको बताया, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो है राइटिंग स्किल और ड्राफ्टिंग स्किल बेस्ड पेपर है, नॉलेज बेस्ड नहीं है। तो ड्राफ्टिंग स्किल और राइटिंग स्किल ओवर द नाइट कभी भी डेवलप नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल, आपको अगर एक सप्ताह डे एंड नाइट करके भी आप प्रिपेयर करना शुरू कर दिए डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, आपका राइटिंग स्किल डेवलप नहीं हो सकती है, ये ओवर द टाइम ही हो पाती है। अधिकांश इसमें ये कहते हैं कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती है वो वेट करते हैं, बाकी सारी दूसरी एक्टिविटीज़ में रहते हैं। जैसे नोटिफिकेशन आती है वो प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। जब नोटिफिकेशन आती है तो वो प्रीलिम्स, ऑब्वियस सी बात है, प्रीलिम्स में क्राउड ज़्यादा है तो उन्हें फोकस करना पड़ता है, प्रीलिम्स के लिए फोकस्ड होते हैं। प्रीलिम्स से आपका पेपर खत्म हुआ, उसके बाद आपका अराउंड 2 वीक्स 10 दिन 14 दिन लगभग आपको टाइम ले लेते हैं वो उसका रिजल्ट अनाउंस करने के लिए। जब तक रिजल्ट अनाउंस होती है तब तक वो जो है आपके करेंट अफेयर्स और जो एग्जाम में किस तरह का परफॉर्मेंस किया होगा नहीं होगा, और भी कई तरह के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण से वो 100% फोकस्ड होकर प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। एक बार जब रिजल्ट अनाउंस होता है तभी वो 100% डेडिकेटेड हो पाते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ये। अब यहाँ पे जो है आपका जो रिजल्ट आती है प्रीलिम्स का, उसके बाद मेंस का जो एग्जाम डेट होता है 8 मैक्स वो टाइम देते हैं, तो 3 वीक्स, उससे ज़्यादा नहीं रहता, उससे कम ही होता है, नहीं तो आइडियली वो होता है 3 वीक्स का। अभी 3 सप्ते में आपको जो 4 सेक्शन जो मेंस के हैं उस पर भी आपको प्रिपेयर करना है थॉरोली इन डेप्थ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेक्शन है उसको कोई लिमिट नहीं है, आप जितना प्रिपेयर करें वो कम है।
और साथ में डिस्क्रिप्टिव में आपने अभी तक कुछ किया नहीं है। अब क्या करते हैं जनरल कैंडिडेट क्या करते हैं, तो उसका इधर उधर से टॉपिक जो एससी का लेटेस्ट का हंट कर लिए, मॉडल इनसे कुछ थोड़ा बहुत देख लिए और उन्हें ये लगता है कि एग्जाम हॉल में जाकर वो लिख लेंगे, क्योंकि ये जो कॉमन टॉपिक आ रहे हैं हम तो उस पर लिख के आ ही जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए, 2000 वैकेंसी एसबीआई पीओ के है। 2000 के लिए आपको जो 1:10 की रेशियो में 20,000 20,000 कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं मेंस के लिए। अब 20,000 कैंडिडेट जो अधिकांश एस्पिरेंट वहाँ पे जो है एसए और लेके दोनों लिख के आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिख के आते, लिख के आते हैं, लेकिन सभी के मार्क्स अलग होंगे और उसी के बेस पर उनका डिसाइडिंग फैक्टर्स भी होता है। अब ये देखिए क्या होता है, चाहे वो प्रिपेयर करे या ना करे, चाहे उनके जो प्रिपरेशन किया उनको नॉलेज है या नहीं है, लेकिन वो जो लिख के जरूर आते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ये रहता है कि जब तक आपका राइटिंग स्किल स्ट्रॉन्ग नहीं है, प्रैक्टिस आपने अच्छा नहीं कर रखा है, स्कोर अच्छा नहीं बन पाती है। और दूसरी बात आती है, ये आपके 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरी गलती जो कॉमन करते हैं अधिकांश एस्पिरेंट, वो ये कि जो नॉलेज गेन करते हैं, जैसे एससी के लिए, लेटेस्ट के लिए, आप जहाँ कहीं से भी कुछ भी टॉपिक्स अगर किए हैं, पॉइंट्स आपने कलेक्ट किए हैं, लेकिन आपके उसके ऊपर वो प्रैक्टिस नहीं करते। अगर थोड़ा बहुत वो प्रैक्टिस करते हुए हैं तो वो नोट पैड पर जाके करते हैं या फिर MS वर्ड पर करके जाते हैं। एक्चुअल एग्जाम में जो इंटरफेस आपको एसबीआई पीओ में मिलती है वो IBPS के द्वारा दिए जाते हैं। IBPS का एक स्टैंडर्ड पैटर्न बना हुआ है, जो स्क्रीन का इंटरफेस होता है, वहाँ पे आपको आंसर टाइप करना बड़ा ही टिपिकल होता है। कई तरह के लिमिटेशन जो आप में से जो लोगों ने भी मेंस का लिखे हैं प्रीवियसली, चाहे एसबीआई का, IBPS का या कोई अदर एग्जाम्स के मेंस का आपने लिखे हैं, क्योंकि ये सारे एग्जाम जो IBPS के द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आंसर लिखने का जो स्क्रीन होता है वो कॉमन होता है सभी में। तो आपने देखा होगा कि उसमें आंसर लिखने का जो स्क्रीन होता है वो काफ़ी टिपिकल होता है, मतलब नॉर्मल आप MS वर्ड टेक्स्ट एडिटर की तरह आप नहीं लिख सकते हैं, नोट पैड की तरह। तो यहाँ पे ये होता है गलतियाँ कि एस्पिरेंट लोग अगर थोड़े बहुत कुछ प्रैक्टिस करने की कोशिश भी करते हैं तो MS वर्ड या नोट पैड पे करते हैं, कहीं भी कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ की आपके एक्चुअल एग्जाम की तरह इंटरफेस देते हैं वहाँ नहीं करते हैं। और नेक्स्ट जो चौथा सबसे बिगेस्ट मिस्टेक होता है कि वो कभी भी अपने पेपर को इवेलुएट नहीं कराते हैं, मतलब अपने कोई फैकल्टी एक्सपर्ट उस फील्ड के जो हैं उनसे चेक नहीं करवाते हैं। अब यहाँ पर समझिए, किसी जैसे आप ऑब्जेक्टिव सेक्शन के लिए आप मॉक टेस्ट लेते हैं तो आप उसका आंसर चेक करते हैं ना, आपने कहाँ गलती किया। डेफिनेटली आप जो भी अटेम्प्ट करते हैं वो आपका ये रहता है कि नहीं आपने सही किया है, लेकिन जब आप उसका पेपर खत्म करते हैं, जब आप देखते हैं तो उसमें आपने बहुत सारी गलतियाँ कर चुके रहते हैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन में। मॉक टेस्ट कंप्लीट के बाद आप ये एनालिसिस